भारत के मकरू चेहरे पर इंसाफ का थप्पड़। नरेंद्र मोदी बिलबिलाते रह गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के दबाव के बावजूद सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की मजम्मत से इनकार। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा का कहना है पुलवामा हमले में अभी कोई सबूत नहीं आए तो कैसे पाकिस्तान की मजम्मत करें। अक़वाम मुत्तहिदा की पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश। दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर से मुलाकात। भारतीय धमकियों और इल्जामात से आगाह किया। कहती हैं कश्मीर का मसला पुरअमन तौर पर हल होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पुलवामा वाक़े पर बहुत सी रिपोर्ट्स देखी, मुनासिब वक्त पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत का एक साथ चलना दोनों हमसाया ममालिक के लिए ये बहुत अच्छा होगा। सिंध में एक और बड़ी गिरफ्तारी। आमदन से जायद असासे और सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। नैब कराची की टीम ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं हम पर घेरा तंग नहीं हो सकता क्योंकि गिरफ्तारियों की हमें परवाह नहीं। हमें जेल जाना पड़ा तो देख लेंगे, माजी में भी कैद काटी, जेल मेरा दूसरा घर है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। कहते हैं बेनामी वजीर आजम को बेवर्दी आमरीत कायम नहीं करने देंगे। विफाक की अलामत स्पीकर पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की गैर जमहूरी कोशिश है। वालिदैन हो जाएं होशियार। ट्रैफिक पुलिस क्रैकडाउन के लिए है तैयार। स्कूल जाने वाले बच्चों को मोटरसाइकिल ना दी जाए। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल टाइमिंग में स्कूल छोड़कर मोटरसाइकिलों पर यूनिफॉर्म में सी व्यू पर घूमने वाले बच्चों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला। शारजा के मैदान में धमाल। मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले मरहले में पहले नंबर पर रही। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आज मेरे स्टूडियोज़ में जो मेहमान हैं सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, दिफाई तज्ज़िया भी बहुत अच्छा करते हैं, कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अच्छा, अब नाज़रीन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी के हवाले से। नैब कराची की टीम ने आज इस्लामाबाद में आगा सिराज दुर्रानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और फिर एहतसाब अदालत ने 3 दिन का राहदारी रिमांड जो है वो भी आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ दे दिया है। और अब देखना यह है कि कितने रेफरेंसेस फाइल होते हैं, किस तरह इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। आमदन से जायद असासे और सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है आगा सिराज दुर्रानी पे। लेकिन नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये दरअसल एक इंतकाम है। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के गिर्द घेरा तंग करने की पहली कड़ी है। और इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ रहनुमा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बयानात देखे, चाहे टॉप लीडरशिप हो या सूबाई लीडरशिप हो, हर एक की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर साहब। हम इनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे, साबिक़ सेनेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी जी, हेलो जी ताज हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हाँ जी। ताज हैदर साहब, आज एक यानी बड़ी गिरफ्तारी सामने आई। विफाक की अलामत स्पीकर को इस्लामाबाद से कराची नैब की टीम ने गिरफ्तार किया। सर, आप क्या कहते हैं, क्या ये एहतसाब है या सियासी इंतकाम है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और अब अगला टारगेट कोई भी हो सकता है? नहीं, वो मैं इस पर शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी जो हैसियत है और जो हमारी औकात है उसका मुझे इल्म है। वो ये कि हम सिंधी हैं और हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो गुलामों को गुलामों की तरह रहना चाहिए। जी सर, बोलिएगा सर, आपकी आवाज़ हल्की आ रही है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपनी औकात का इल्म है और औकात हमारी ये है कि हमारा ताल्लुक सिंध से है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो गुलामों को गुलामों की तरह रहना चाहिए। सर, तो मैं कोई एहतजाज आप ये समझते हैं कि शायद ये सूबाई तासुब है जिसका निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, ये एक वाकया तो नहीं है, पूरा एक सिलसिला है जिस तरीके से होता आया है हमेशा। सर, लेकिन खाली सिंध में रहने वालों के खिलाफ हम 3 प्राइम मिनिस्टर सिंध के हम लाशें ला चुके हैं हम उनकी।
मुझसे पिंडी हाई कोर्ट के अंदर एक जज ने कहा, सेनेटर दिस इज पिंडी, दिस इज नॉट कराची। 3 दफा उन्होंने रिपीट किया। तो हमें अपनी हैसियत का अंदाजा है, हमें अपनी औकात का अंदाजा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, मेरी बेटी का केस था जी, पिंडी हाई कोर्ट के एक जज ने, अब्बासी में उसका नाम है, और मैंने बोलने की इजाजत चाहिए और वो चीखने लगा कि शट अप, गेट बैक। और उसके बाद उसने मुझसे कहा, सेनेटर दिस इज पिंडी, दिस नॉट कराची। और मैंने शिकायत की सेनेट के चेयरमैन के थ्रू, और सेनेट के चेयरमैन ने हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तो हमें अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा है। ताजदर साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में अगर हम नजर डालते हैं तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, साद रफीक, उनके भाई, काफी लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं वो पंजाब से अमल में लाई हैं। पहले खासतौर पे अगर देखा जाए तो ये तमाम गिरफ्तारियों का सिलसिला पंजाब तक महदूद था। फिर अलीम खान की गिरफ्तारी हुई, तो सिर्फ इस गिरफ्तारी की बुनियाद पे ये कहना कि ये लिसानियत है या सूबा सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है, सर ये क्या थोड़ी ज्यादती नहीं होगी, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, मतलब कितनों की नहीं हुई सर, आपको याद होगा इंक्वायरी की स्टेज है जी, इंक्वायरी की स्टेज है। आप वहां भी कितने, इमरान खान समेत कितने ही लोग हैं कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, आप उनको नहीं उठाते। और आप जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है हमारे लिए वो ये है कि घर के अंदर घुस जाते हैं। सर बात ये भी है ना कि एक जो बात कही जा रही है कि और भी मुख्तलिफ केसेस हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था तो बुलाया किसी और केस में था, गिरफ्तार किसी और केस में किया गया, तफ्तीश दूसरे केसेस में की गई। तो आगा सिराज दुरानी के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं। कोई रेफरेंसेस नहीं है सर, ये तैयारी की जा रही है रेफरेंसेस की, क्योंकि तैयारी करते रहे, जिस वक्त कोई मिले सबूत तो कर लें। तो मैं कैसे भूल जाऊं कि एक शख्स को आप 11-11 साल जेल में रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई चीज साबित नहीं हुई और अब आप पाकिस्तान के सदर बन जाएं। तो ये बताएं और उस 11 साल को वापस करें, अदलिया भी वापस करे, एस्टेब्लिशमेंट भी वापस करे। ताजदर साहब, तो मतलब इस पे पार्टी का क्या मौकफ है? क्योंकि आपकी पार्टी का मौकफ आ चुका है जी, सीधी डिस्क्रिमिनेशन है। जरदारी साहब का तो ये कहना है कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, हम जेल जाने से घबराते नहीं हैं और जेल जाना पड़ा तो हम नहीं, वो तो हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैं 12 साल से जेल नहीं गया हूं तो मैं भी परेशान हूं, लेकिन ये कि वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, ना जाना परेशानी है। लेकिन एक बात का और जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान फेडरेशन को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? जो ज्यादती एक के बाद एक हो रही है, जो आदमशुमारी के अंदर हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो एनएफसी के अंदर ज्यादती हुई है, से हमारे फंसे हुए हैं वहां पे, तो और मुसलसल जो 18th अमेंडमेंट को वापस किया जा रहा है, जो अस्पताल हमारे लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये सारा का सारा, ये क्या चीज है? ताजदर साहब, ये बता दीजिएगा कि अगर ये बात की जा रही है कि सिंध से आपका ताल्लुक है और जिसकी वजह से आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ आगा सिराज दुरानी एक वाकया है सर। मैं आपसे सर, आप मेरा सवाल, मैं आपसे कह रहा हूं कि मर्दमशुमारी के ऊपर आप सेनेट में मौजूद तमाम पार्टियां एक मुआहदे पे दस्तखत करती हैं और उसके बाद मुझसे 19 अप्रैल को कह दिया जाता है कि नहीं साहब, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। हमारी आबादी तक, जानवरों तक को गिना जाता है, हम लोगों को नहीं गिना जाता। ठीक, ताजदर साहब ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी जमात हमेशा से रही है, कौमी धारे की सियासत करती रही है, और पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब MQM का इल्जाम होता था कि चूंकि कराची से ताल्लुक रखने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग है, इस वजह से निशाना बनाया जाता है, सिंध में तासुब किया जाता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना होता था कि सब पाकिस्तानी हैं, सब बराबर हैं, कोई तासुब नहीं होता। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है कि सिर्फ क्या सूबा सिंध की पार्टी हो गई है? क्या पूरे पाकिस्तान की सियासत नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हम ये कहते थे कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना है और इसके लिए जरूरी है कि छोटे सूबों को उनके हुकूक दिए जाएं जी, और हम आज भी ये कहते हैं।
कि हमें फेडरेशन को मजबूत करना है। फेडरेशन इस तरीके से मजबूत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। फेडरेशन कमजोर होती है। बहुत शुक्रिया ताजा साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से कौमी धारी की सियासत करती रही है और हमेशा से तासुब को, सूबाइयत को हमेशा से किया जाता था और उसकी नफ़ी की जाती थी, आज पहली दफ़ा अब ये देखने में आ रहा है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब तो ये भी फिर देखना होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अब सिंध तक महदूद होकर रह गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या सिर्फ सिंध में सियासत करनी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। पुलवामा अटैक के हवाले से भी बात करेंगे। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी के हवाले से। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे जो कुछ पुलवामा अटैक्स के हवाले से, जिस तरह भारत के जंगी जुनून में इजाफा हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पे तनहा करने की साजिश की जा रही है, जो कि एक नाकाम कोशिश है, एक नाकाम साजिश है। हमें बैनुल-अक़वामी लीडरान की जानिब से जो बयानात, जो स्टेटमेंट्स देखने में आ रहे हैं, हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी तक कोई सबूत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से यानी भारत के मकरू चेहरे पे जो थप्पड़ पड़ा है, यानी सऊदी वली अहद ने साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मजम्मती स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया है और इस वाक़ई की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान तहक़ीक़ात में ताउन करने के लिए तैयार है तो फिर मज़ायक़ा क्या है, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। फिर सबसे बढ़ के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट, जो पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आया, वो भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और जिस तरह का एक एटमी ताकत को स्टेटमेंट देना चाहिए था वो था। शायद भारत ये बात बार बार भूल जाता है कि पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है और ये एटमी ताकतों के दरमियान कोई अच्छी बात नहीं होती। बात बात पे ये कह देना कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग कर देंगे, ये 1965 या 71 की जंग नहीं हो सकती। मतलब ये बहुत बड़े दो एटमी ताकतों की जंग है। जब एक एटमी ताकत होती है तो मुल्क के रकबे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता या मुल्क की आबादी से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब शायद पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा छोटे मुल्क जो हैं वो अगर कोई एटमी ताकत है तो उनकी पावर जो है वो बराबर समझी जाती है किसी भी दूसरी एटमी ताकत के। सफ़ी साहब, आप क्या कहेंगे सर? इस तरह के स्टेटमेंट्स वो ज़माने और थे सर जब पाकिस्तान को ललकार दिया जाता था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर ली जाती थी। अब सर एक एटमी ताकत होते हुए आप क्या समझते हैं, क्या भारत को ये ज़ेब देता है बात बात पे, छोटी बात पे ये कह देना कि जी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक कर देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे इंट्रो में बताया कि दो एटमी ताकत हैं, ये पर्सपेक्टिव ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन अभी जो नुमाया तब्दीली है जिसकी बिना पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें कर रहे हैं आइसोलेशन की, वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। जो हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, जो तब्दीली आई है, मीन्स आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी अब ऐसी हो गई है जहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपके ख़िलाफ़ नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जिसका अभी आपने भी जिक्र किया कि वली साहब ने कम्युनिके में उसका शामिल करना मुनासिब नहीं समझा। और उससे बढ़ के बाद ये जो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ जब आए थे कह गया कि मैं आपका एम्बेसडर हूँ सऊदी अरेबिया में। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम जहन में रखनी चाहिए कि आपकी इंटरनेशनल जो रेलेवेंस है वो कितनी बढ़ गई है। इवन प्लेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर भी अब पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया का एक वलीयत कह रहा है कि मैं उसका एम्बेसडर हूँ यहाँ। सो ये तमाम चीज़ें जो है सामने आई। अब रह गया एक्चुअल उनकी जो धमकियाँ हैं और जो जिस तरीके से वो आपको ललकार रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बौखलाहट का शिकार है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू एट द मोमेंट। दे हैव लॉस्ट डिप्लोमेटिकली, वो फ्रंट नहीं आ रहे। तो अब किस तरीके से उसको सीधा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शंस जो आ रहे हैं, लोकल जो उनकी पॉपुलेशन उसको किस तरीके से सेटिस्फाई किया ताकि हम दोबारा इलेक्शन जीत सके। ये दो मेन रीजन हैं जो पार्टी के एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। ये बयानात, इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना, फिर इस तरह की बातें करना, फिर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान
को टमाटर जो भेजते हैं या जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो रोक देंगे, हालांकि पाकिस्तान खुद सेल्फ सफिशिएंट है टमाटर की काश्त में। ये टमाटर वाला जो क्लिप आपने देखा होगा, जी जी जी, बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। तो अच्छा, हम इसी वाले से नाज़रीन हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि जो भारत का जंगी जुनून है, और आप ख़ास तौर पे मतलब पर्सनली खुद एक्सपीरियंस रखते हैं, फिर दिफाई तज्जिया भी बहुत अच्छा करते हैं सर। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अब ना तो ये 1965 का दौर है ना 1971 का दौर है सर। क्या 2019 में भारत का ये सोचना कि एक छोटे से वाक़े के ऊपर जिसके खिलाफ पाकिस्तान के लिए कोई सबूत भी नहीं है, इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के लिए का ऐलान कर देना, स्टेटमेंट्स देना, सर कोई लॉजिकल सेंस इस बात का बनता है सर? ब्रिगेडियर साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आई कैन हियर यू। देखिए, ये जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी जो ना प्राइम मिनिस्टर है। बेसिकली बात ये है जी कि जब एक इंसिडेंट हुआ है, आपने 1-2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया और उसके बाद ना आपने कोई एविडेंस ली। आपने ये नहीं सोचा मैं फौज से, मुझे पता है कि जब 70 गाड़ियां, ये 25,500 ट्रुप्स हमारे निकलेंगे कॉन्वॉय में, तो उनके रूट को सिक्योर कैसे किया जाता है, वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है, पिकेटिंग की जाती है, एडवांस से लोग मॉनिटरिंग के लिए पोस्ट किए जाते हैं। फिर ये 200 किलोग्राम का एम्यूनिशन जो है ये कहाँ से आया? ये कोई पाकिस्तान की सरहद पार करके तो नहीं आया। आप जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद कर रहे हैं, पैलेट गन से उनको ब्लाइंड कर रहे हैं, ये वो बच्चे हो सकते हैं जो हथियार उठा रहे हैं और इन फौजियों को पूरी तरह मार रहे हैं। नंबर 2 बात है कि इंडिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज इज बैटल हार्डन्ड, इट इज फुली ट्रेन्ड, और ये इन्होंने पिछले 25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। दुनिया की आर्मी के दुनिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में अपने ट्रुप्स को भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद इंडियन फाइटिंग आर्मी नहीं है, ये फाइटिंग ट्रुप्स से नहीं है, ये तो सिर्फ नाते कश्मीरियों को मार सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपने इनके जवानों को सुना जिनके बारे में बात करते हैं। नंबर 2 इनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि दोनों एटमी मुल्क हैं, लड़ाई की डायनामिक्स होती है, जंग छिड़ती है और तरीके से एंड कहीं और जाके होती है। और फिर दुनिया के जितने लड़ाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लें, इवन आप तालिबान से झगड़ा अमेरिका का देखें, अभी वो भी मतलब टेबल पे बैठ रहे हैं। तो यू हैव टू कम सिट ऑन द टेबल एंड टॉक इट आउट। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप बात करते हैं पहले दहशतगर्दी की, तो आए दहशतगर्दी की बात करना, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप थ्रेट करें और फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वहाँ जंगी जुनून पैदा किया हुआ है, वॉर हिस्टीरिया पैदा किया हुआ है। अपने अवाम को सही बताएं कि आपके ट्रुप्स इस काबिल नहीं है, देर फॉर फेयर फाइटिंग ट्रुप्स नहीं है। और सेकंड ये कि उसके बाद ये रियलाइज कर लें कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारे न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल, हर लिहाज से हमारा एज है इंडिया के ऊपर। और इसलिए मेरे ख्याल में ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सही कहा कि अगर हम एडवेंचर करते हैं तो हम सोचेंगे नहीं, वी विल रिटेलिएट, और इसके लिए हमारी मुसल्लह फौज 24 आवर्स हाई अलर्ट के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इनको सेंस सर्वेल करनी चाहिए, इनको अक्लमंदी होनी चाहिए, इनके रिटायर्ड ऑफिसर्स, इनके जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन भी इनको यही कह रहे हैं कि आप ये फजूल बातें बंद करें, और विदाउट सपोर्ट दुनिया में कोई इनको सपोर्ट भी नहीं करेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान इस मामले को हैंडल कर रहा है, यानी पाकिस्तानी हुकूमत खासतौर पे अगर हम डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करें, तो क्या पाकिस्तान सही तरह से अपना मुकदमा लड़ पा रहा है, यानी अपने आप को सही डिफेंड कर पा रहा है कि वो इंटरनेशनली तौर पे आइसोलेट ना हो पाए? देखें, पाकिस्तान इसमें आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडिया खुद आइसोलेट हो रहा है अपनी पॉलिसी की वजह से, नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी की वजह से। अदरवाइज देखें, कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होकर गए हैं, इससे पाकिस्तान की कितनी साख में इजाफा हुआ है। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान नजर आ रहा है कि एक सॉफ्ट इमेज गया है, पाकिस्तान में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है, और इस मौके पे जो उन्होंने ये ढोंग रचाया है से ड्रामा की, सबको पता चल गया। फिर पाकिस्तान मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर हमारी जो वहाँ पर हैं, यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव हैं अहमदिया लोधी, उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। अभी उसको पाकिस्तान मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन इजलास भी बुला रहा है, वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बहुत जरूरी है, जिसमें हम हमेशा कमी करते हैं।
हमें अमेरिका को, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को, बरतानिया को, जो इसकी जड़ के जिम्मेदार हैं वो, और अपने रीजन में रशिया, चाइना, ईरान को बताना चाहिए कि अगर इंडिया ये एक मिस एडवेंचर करता है तो इसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे, इसके फॉलोअर्स कहाँ कहाँ जाएंगे, चाइना में किधर जाएंगे, रशिया में किधर जाएंगे, ईरान में किधर जाएंगे, सेंट्रल एशिया में क्या होगा, और फिर इस खित्ते में इसकी क्या आग की लपेट में कौन कौन आएंगे। अगर ये हम बताने में कामयाब हो जाते हैं तो वही ममालिक इंडिया को पुश करेंगे कि होश के नाखुन लो, आप अपने जो फजूल बातें बंद करें और कश्मीर पे जुल्म बंद करो। कश्मीर पे जुल्म बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली दहशतगर्दी में कमी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया, थैंक यू। और कैप्टन साहब बताइएगा कि जिस तरह से जो पाकिस्तान अपने इस केस को प्लीट करके चल रहा है, ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक के सामने, सुपर पावर्स के सामने, अब चीन का जो किरदार है वो भी सामने आ रहा है, दूसरे यूरोपीय यूनियन का किरदार भी सामने आ रहा है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को इस वक्त क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से इंटरनेशनली अपनी जो बेगुनाही है उसको भी साबित करना चाहिए, और साथ में अब भारत का ये जो मकरू चेहरा है इसको भी बेनकाब करना चाहिए? देखिए, ये तो जिस तरीके से हालात अनफोल्ड हो रहे हैं वो खुद इस चीज़ का मजहर है कि इस इल्ज़ाम पुलवामा का जो आप बात करें, इस अटैक में पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। इसकी अगर आप इम्प्रेशन देखें तो जो रेल पे जो अटैक किया गया था, जो उड़ी पे जो अटैक किया गया था, जो बम्बे में अटैक किया गया था, ये वही छाप नज़र आती है। ये रॉ के जो उनके प्लानर्स हैं उस तरीके से प्लान करके कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना मैंने इंटरव्यू देखा जो टीवी पे दे रहे थे, उनके सवाल यही पूछा गया तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि देखिए अब ये आप लोग पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ना लगाएं, आपके अपने लोग इंडिजिनस ये उस हद तक पहुंच गए। तो उस पलट के उन्होंने ये सवाल पूछा कि आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? तो अगर अपने लोगों से बात नहीं करेंगे तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होगी। अब रह गया इंटरनेशनल इम्प्रेशन। इंटरनेशनल इम्प्रेशन बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने ऑल दो पहली दफ़ा स्टेटमेंट एज यूजुअल दे दिया था कि जी इंडिया को हक हासिल है अपने सेल्फ डिफेंस का, बट देन दे रियलाइज़ कि ये गलत हो गया, उसको उन्होंने चेंज किया। तो इंटरनेशनली वी हैव नो प्रॉब्लम्स, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। और ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि जी वी आर प्रिपेयर्ड टू कोऑपरेट, आप इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, अगर इसमें निकलता है तो हमें बताइए, हम कर देंगे, इससे अलावा और सिंसेरिटी क्या हो सकती है। तो हर लिहाज से आइसोलेशन जो है वो अब उनकी तरफ चली गई है। सो वी हैव ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं अभी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो आपका केस चल रहा है गुलभूषण का, यही साहब थे वकील, आपको याद होगा मैं इस प्रोग्राम में आया था, जी। यही वकील साहब थे जिन्होंने केस जब शुरुआत की थी और जिस पे स्टे मिल गया था, उनकी तरफ से फैसला गया था, इंडिया की तरफ गया था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त नवाज शरीफ साहब की थी और वो कोई किस्म की नहीं चाहते थे। हुकूमत के तर्ज अमल और बॉडी लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ता है, प्लस जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं, किस तरह की पॉलिसी ली जाती है, किस तरह से जो प्ली है वो लिया जाता है, इसमें बहुत इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कैप्टन साहब अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होइएगा। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब जो कि तजियाकार हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें तो पुलवामा अटैक्स के हवाले से, और हमें ये भी देखना होगा कि आज हालांकि मतलब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स देखने में आ रहे हैं, जिस तरह आलमी बिरादरी रिएक्ट कर रही है, फिर भी पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम या सियासतदान जो हैं वो भी काफ़ी मतलब नॉर्मल अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में तो आज जब से आगा सिराज दुरानी की गिरफ़्तारी हुई तो सिंध असम्बली हो या कराची हो, हर जगह प्रेस ब्रीफिंग्स या बयानात ये तमाम आगा सिराज दुरानी के हवाले से आते रहे। और ये भी कहा गया कि एक यानी 2 अरब से ज़ायद आबादी का मुल्क 20 करोड़ से ज़ायद आबादी के मुल्क पर हमला करने की बातें कर रहा है, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम इतने हमारी फ़ौज की वजह से इतने यानी रिलैक्स्ड हैं कि PSL की बातें भी होती हैं, सिंध की ये सियासत भी चलती है, कौमी सियासत भी चलती है।
बहरहाल अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, इनसे रब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ख़ासतौर पर पुलवामा अटैक्स के हवाले से भी, और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी के हवाले से आज जिस तरह से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जो रद्द अमल आया और जो मेंबर्स हैं सिंध असम्बली की, उनकी जानिब से क्या रद्द अमल आया, इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स दिए गए, तो क्या हकीकत है, क्या कहते हैं कि इस एहतसाब को जो इंतकाम का नाम दिया जा रहा है ये कहाँ तक दुरुस्त है, ये भी बात करना चाहेंगे। जी, हमारा रब्ता हो गया है हलीम आदिल शेख साहब से। कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये मतलब एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने में आई। एक तरफ तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पे सिंध की सियासत जो है ना, आज मतलब पूरा दिन जो है वो, जब से आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी की खबर आई है तो सिंध के तमाम रहनुमा तकरीबन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका रद्द अमल आगा सिराज दुर्रानी पे ही आता रहा। क्या कहते हैं सर आप सवाल? देखिए, ये तो यहाँ हमारे सियासत का एक ख़ास रंग है कि जब आपके पास कोई रास्ता ना हो तो फिर आप एक मखसूस कार्ड खेलते हैं। तो अभी आगा सिराज दुर्रानी साहब की जो गिरफ्तारी है, या जब पहले उससे पहले उनकी अलीम खान की हुई थी तो उनके रिएक्शन, तो ये सबको पता है कि इस माहौल में इस लीडरशिप ने एक बात जो तय करके आए थे कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिसके पास ये करप्शन का चार्ज होगा। आप अपने आप को बरीजुमा करा के फ्री हो जाइए, दोबारा आ जाइए, इसमें कोई किसी के खिलाफ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। क्लियर पॉलिसी है कि एनीवन चाहे पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, किसका हो, हम उसको तफ्तीश करेंगे। तो दुर्रानी साहब की भी ये उसी कैटेगरी में तफ्तीश करेंगे, अगर फ्री हो गए तो वापस आ, लेकिन इमीडिएटली पीपल्स पार्टी का रिएक्शन। अदीब साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो गिरफ्तारी है ये पेशखेमा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लीडरान की गिरफ्तारी का? मेरा अपना जाती राय है कि दिस इज फर्स्ट बारिश का पहला कतरा ही है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद अभी पूरी बारिश होना बाकी है। और मेरा अपना जो 32 साल मैंने वर्दी में रहा हूँ, उसके बाद जिस तरीके से ये ख़ास 6 महीने में तब्दीली जो आ रही है, उसमें नो टॉलरेंस टू एनीथिंग विच इज़ अंडर द टेबल, वो पॉलिसी जो उन्होंने अनाउंस की उसके तहत चल रहे हैं। तो इसमें आगा साहब गए हैं, अभी और बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, और ये घेरा जो तंग हो रहा है ये बड़ा वाजे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, अपोजिशन की तरफ से ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल सूबाई तफरीक है, और माजी में भी जो होता आया है, सिंध के साथ ज़्यादती होती आई है, वही ज़्यादती दोबारा की जा रही है। और वो कह रहे हैं जी इमरान खान के ख़िलाफ़ या और दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके खिलाफ भी तो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उनके खिलाफ भी तो रेफरेंसेस तैयार किए जा सकते हैं, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बात यह है कि 70 साल की 72 साल की मेरी उम्र है पाकिस्तान के साथ साथ, और इतनी 32 साल वर्दी में रहे, और ये एक बड़ा नुमाया फ़र्क पिछले दौर में रहा है। इवन मुशर्रफ के दौर में ये चीज़ें इतनी वाज़ेह नहीं थी, क्योंकि लोगों को ये ख्याल था कि ये विक्टिमाइजेशन होती है, और थी भी सच। जो हमारी जुडिशरी का परफॉर्मेंस रही है बहुत ही मायूस कन रही है। जितने भी आप प्रीवियस उठा के देखिए, वो आप उनको केस उनके सामने पहुंचिए, वहाँ से वो बरी होकर आगे, अभी जैसे जिक्र करें कि 12 साल जेल में रहे हमारे जरदारी साहब, उसके बाद बाहर आ गए। इसका ये मतलब नहीं मेरी नज़र में कि वो दूध के धुले हो गए, मतलब ये है कि केस उनका प्रूव नहीं हो सका, क्योंकि आपने वो केसेस को दबा दिया, उनको मैनिपुलेट किया और आप क्लियर होके आ गए। दैट इज़ दी ओनली थिंग। वो अब नहीं हो पा रहा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। मेरा अपना यकीन है कि अब किसी के खिलाफ मैनिपुलेशन। जो रिलैक्सेशन दी गई थी शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को, क्या समझते हैं, क्या सिर्फ सऊदी वली अहद का चूँकि पाकिस्तान में दौरा था इस वजह से एक कॉस्मेटिक रिलीफ दिया गया था? देखिए, आपने जो बात अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में कही थी, बड़ा सेंसिबल हैंडल कर रहे हैं पाकिस्तान के जो भी इसमें डिसीजन मेकर हैं। उस वक्त अगर पुलवामा पे रिएक्ट करते ही है, जब भी वो अलियर साहब यहाँ थे, तो सारी टेंशन प्रेस में कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के खिलाफ बात करते तो फोकस हो चला, द फोकस वाज ऑन दी वीआईपी जो आए हुए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैप्टन दीप सफ़ी साहब, वक्त की कमी है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।